पधारो मारे देश। जय जय राजस्थान, अलबेलो राजस्थान। रंग रंगीला देश मेरा फैल रहा चहुं ओर। आहा, रंग रंगीला देश मेरा फैल रहा चहुं ओर। विकास का परचम फहराता बिना मचाए शोर। वाह। शौर्य पराक्रम और संस्कृति की पकड़े ये डोर। शौर्य पराक्रम और संस्कृति की पकड़े ये डोर। सबको रंगे अपने रंग में, सब हो जाए सराबोर। आहा, नमस्कार खम्मा घड़ी, मैं हूं प्रियदर्शनी। और देखिए, वाकई में हमारे जो राजस्थान है, राजस्थान की जो माटी है, वो वाकई में सभी को अपने रंग में रंग लेती है। सभी को आबो हवा जो है यहाँ की सभी को अपनी ओर आकर्षित करती है, और यहाँ का जो बाशिंदा है वो भी सभी को अपने रंग में रंग ही लेता है। जभी तो कहा जाता है जय जय राजस्थान, अलबेलो राजस्थान। मैं प्रियदर्शनी, और आज मेरे साथ में है हमारे अजहर। अरे वाह, बढ़िया हुआ, 2 बार अपना नाम लेके एक बार इन्होंने मेरा नाम ले दिया। वैसे मेरे साथ में है अजहर। अजहर अजहर, लो तुम्हारा नाम 3 बार हो गया। 3 बार मत को जीजी, आप समझा करो, मैं जहाँ से आता हूँ फिर वहाँ कबूल है हो जाता है। लेकिन बहरहाल मैं आप सबको ये बताना चाहूँगा, इस मंच पे जो हम हर बार कुछ नई कहानियाँ लेकर आते हैं कथानायकों के साथ, और उनकी ज़बानी उनकी कहानी को जानने का प्रयास करते हैं, लेकिन आज कहानी कुछ और होने वाली है। अजहर, सॉरी मैं तुम्हें बीच में इंटरप्ट करूंगी। हाँ बताइए ना। आज ना मेरा थोड़ा मन कहीं और विचलित है यार। क्यों? तो क्यों बता दूं तुम्हें? बता देखो दो। दर्शक सामने हैं, चलो बता ही देती हूँ। हाँ। असल में क्या है, इन दिनों चल रही है रिहर्सल, बहुत सारे नाटक हो रहे हैं और उनकी रिहर्सल है। तो मैं सुबह उसी रिहर्सल में आई हूँ यहाँ पर शो के लिए भागते हुए। तो ऐसा हो सकता है क्या, देखो चेतन सर को मत बताना कि मैं निकल जाऊं और ये शो तुम अकेले संभाल लो। एक काम क्यों नहीं किया जाए कि आज आपके उस रिहर्सल का पूरा जो जिम्मा है वो हम उठा लेते हैं, मतलब और एक काम करते हैं, चलते फिरते रंगमंच के उस पर्याय को इस मंच पे बुला लेते हैं। क्या बात कर रहे हो? बिल्कुल। मतलब? तो फिर आप उनसे बातचीत भी करते रहिएगा मतलब और सीखते भी रहिएगा। मेरे जैसा एक नॉन एक्टर भी अगर सीख सकता है कि आंगिक, वाचिक, आहार्य, सात्विक, ये जो कि 4 सतून, 4 स्तंभ जिन पर अभिनय टिका होता है, तो मेरे जैसा नॉन एक्टर, तो ये तो बेस्ट एक्ट्रेस रही है 2017 की, आप तो सीख ही सकते हो। तो आइए मिला लें उनसे, बुला ले उन्हें, दे दें आवाज। जिनके आने पर वो कहते हैं ना कि वैसे तो उन्होंने काफी कुछ सिखाया फॉरेंसिक लैब में, लेकिन फॉरेंसिक लैब से ज्यादा जो उन्होंने मंच पे सिखाया है वो कमाल है। मैं समझ और गई। आज दोनों ही पहलुओं की चर्चा होने वाली है, क्योंकि हमारे साथ है टीवी, फिल्म, रंगमंच के एक ऐसे अभिनेता जो चलता फिरता इंसाइक्लोपीडिया कहलाते हैं, रंगमंच के, टीवी के, और मैं अगर कहूं अभिनय के। तो आइए मिलकर स्वागत करते हैं हमारे आपके सबके पसंदीदा एक्टर श्री नरेंद्र गुप्ता साहब। सर बहुत बहुत आपका स्वागत है। नमस्कार खम्मा घड़ी। और दूरदर्शन से आपका काफी वास्ता रहा है अजहर। इनकी शुरुआत दूरदर्शन से ही हुई है और आज ये जयपुर दूरदर्शन में है हमारे साथ में, ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी बात है। आपको कैसा लग रहा है? टेक्निकली देखा जाए तो मतलब हमारे सीनियर, मतलब तो आज उनसे हमें काफी कुछ जानना है। और सर यही आपसे, वो कहते हैं ना कि जिंदगी 360 डिग्री, लास्ट जो हमारी पिछली मुलाकात रही थी तब भी शायद ये बात हुई थी कि जिंदगी का जो पहिया है वो यूं घूमता रहता है, सतत चलने वाली प्रक्रिया है, और उन सब में वापस वहीं ले जाकर हमें बिठा देता है जहां से हमारी शुरुआत हुई है। आज मंच जरा बदला है, अलबेलो राजस्थान, अलबेली मुलाकात, और आपका तो शायद वो रंग ही जरा अलबेला है, नवरंग की अगर हम बात करें, चटकीला है। तो सर ये पहले तो इस मंच के बारे में जरा से आपसे जानना चाहें, अलबेलो राजस्थान के इस मंच में। वैसे तो आखिर में ये सवाल पूछा जाता है, लेकिन मैं आपसे पहले पूछने वाला हूँ,
अलबेलो राजस्थान के इस मंच पे आके कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? जी। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे अपनी माँ की गोद में आकर के बैठा। आह, क्या बात है, कही सर, क्या बहुत बात सुंदर बहुत सुंदर। अब आप इसे समझ जाइए। बिल्कुल सर, जी। इससे बड़ी वो- शायद और परिभाषा हो नहीं उसमें सकती। नन्हे मुन्ने से 2 छोटे भाई बहन अलबेले से अलबेले से। मुझसे भी कुछ अलबेलियां करवाएंगे, हाँ। ये एक मन में कौतूहल भी है। हम्म। लेकिन मुझे मालूम है कि जिस आंगन में मैं बैठा हूँ उस आंगन का हाथ हमेशा मेरे ऊपर रहा है, बहुत खूब। तो फिर अच्छा ही रहेगा जो कुछ रहेगा। वाह, लेकिन वाह, मैं वाह, बहुत वाह। उत्साहित हूँ आप लोगों से मिल करके, इस दूरदर्शन के आंगन में आकर के। ऐसा लगता है जैसे कि जब आप अपने घर में वापस लौट के बड़े होकर के आते हैं उम्र में, तो वो घर और ज्यादा अच्छा लगने लगता है, आह, क्योंकि वहां पर आपकी जो यादें बसी होती हैं वो आपके आसपास फिर से मंडराने लगती है। वाह। बिल्कुल। तो मुझे वही लग रहा है। तो सत्यम शिवम सुंदरम सुंदरम। सर्वश्रेष्ठ पहचान, शिक्षा सूचना मनोरंजन, और मंच है अलबेलो राजस्थान। राजस्थान। क्या बात। यह है हमारा डीडी राजस्थान, और डीडी राजस्थान का बहुत ही जबरदस्त प्रोग्राम अलबेलो अलबेलो राजस्थान, और एक राजस्थान। अलबेली शख्सियत हमारे साथ हाँ। नरेंद्र गुप्ता सर। सर, अब आपके अभिनय यात्रा पर आ जाते हैं। वो यात्रा जो शुरू हुई, मेरे ख्याल से 1971 बताते हुए बड़ा 1971 से। लोगों को जरा सा लगेगा, लगभग 55 वर्ष पहले 1971 में वो 71 यात्रा शुरू हुई। और यात्रा क्या शुरू हुई, अपने आप में एक ऐसी कहानी गढ़ना, एक ऐसी कहानी जो हमें पढ़ना बड़ा पसंद आती है, जहाँ सब कुछ है। वो एक पूरा मेलोड्रामा भी नजर आता है। एक शख्स जो शायद जिनके पूरे परिवार में किसी का अभिनय से कोई ताल्लुक नहीं है। अभिनय से ताल्लुक नहीं, अजहर साइंस स्ट्रीम के हाँ। ये बाशिंदे हमारे सामने बैठे हैं, और साइंस के लिए कहा जाता है कहाँ साइंस कहाँ कला, कहाँ और कला। बिजनेसमैन फैमिली से, यूपी की बिजनेसमैन फैमिली से आप, और बिजनेसमैन फैमिली जहाँ गिनी जाए मुद्राएं, वहाँ कैसे कला भाई हैं, ये हाँ, वाली और बात। कला की मुद्राएं कैसे निखर के आए। तो सर, कैसा रहा ये पूरा जो सफर है, सफर की शुरुआत से जानना चाहेंगे। देखो यार, ये बात सही है कि 1971 में मैंने पहला नाटक किया था। हालांकि अब जब ये बोलता हूँ तो इस बात का खतरा जरूर होता है कि लोग फिर उंगलियों पे गिनने लगते हैं, यार इस आदमी ने 1971 में नाटक किया था तो अब ये कितना बड़ा होगा। जी जी जी। इसीलिए मैंने दाढ़ी मूछ रंगना बंद कर दिया है ना। और अब तक उस यात्रा में एक यात्री के तौर पर चल रहा हूँ, रुका नहीं, ठहरा नहीं, थमा नहीं, गिरा नहीं। क्या बात है। तो सुखद ही रहा होगा सब कुछ। वाह। और इतनी लंबी यात्रा अगर कोई करता है तो ये तो ज़रूरी बात है और आवश्यक है कि बीच में आपके कई द्वंद्व आए होंगे, कई मुश्किलात आई होंगी, कुछ पड़ाव ऐसे होंगे जहाँ आप डर भी गए होंगे, अपने आप पर शंका की होगी कि जो मैं कर रहा हूँ, जहाँ मैं जा रहा हूँ, जहाँ मैं चल रहा हूँ, सही है कि नहीं। लेकिन कहीं मन में एक अपने आप में एक दृढ़ विश्वास होगा, एक अपने आप में एक जुनून होगा, वो आपको चलने के लिए प्रेरित करता है। वाह। तो सारी आशंकाओं के साथ भी मैं अपने जुनून को लेकर के अब तक चल रहा हूँ और यकीन मानिए आगे चलता ही रहूंगा इसी रास्ते। वाह सर, चरे वेती चरे वेती, क्या बात है सर। चलते रहें, चलते रहें, तो ये हकीकत है सर। और आज शायद शुरुआत में ही इस मंच से जो, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता है नरेंद्र सर आने वाले हैं अलबेलो राजस्थान की इस कड़ी में, तो वो जो एक रिक्वेस्ट है मुझे, जी सर, मेरे नाम के आगे सर न लगाया जाए क्योंकि मैं सर के लायक हूँ नहीं, मैं नरेंद्र हूँ, नरेंद्र जी हो सकता हूँ, नरेंद्र भाई साहब हो सकता हूँ, जो है, बट ये सर वाला जो उपाधि है ना, ये चलिए कबूल किया, नरेंद्र जी करके नरेंद्र बात जी करते हैं, करते चलिए हैं, कबूल किया, दिया। लेकिन जो हमारे जो ऐसे लोग जो मंच पे अपनी कुछ विशेष पहचान बनाना चाहते हैं, वो जो आपने बात कही ना कि पूरा एक यात्रा के दौरान बहुत कुछ रहा होगा, और हम हमेशा कहते हैं कि अगर सफ़र का मज़ा लेना हो तो सामान ज़रा कम रखा जाए, तो सफ़र का मज़ा ज़्यादा आता है। लेकिन हकीकत ये भी है वहीं एट द सेम टाइम कि सारी लड़ाई सामान की है। हर इंसान जो है वो जायदाद इकट्ठी करना चाहता है, वो चाहता है कि मेरे नाम के आगे इतना कुछ लिखा हो कि उसके बाद मैं अपने आप को बड़ा शान से बहुत अमीर कह सकूं। लेकिन उस अमीरी की पहचान अगर हम बात करें, उस अमीरी की परिभाषा की बात करें, आपके परिप्रेक्ष्य में वो बिल्कुल बदल जाती है। कुछ यार जो आपने कमाए, कुछ दोस्त जो आपने इस फील्ड से कमाए, और मुझे लगता है कि जहां आप गए वहां इतना स्नेह आपको मिला, और वो कहते हैं कि जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, मैं दिल को उस मकाम पे लाता चला गया। बिल्कुल ये हकीकत है। अगर मैं आपके लिए कहूँ तो ये शायद ये गीत के जो बोल हैं,
आपकी ज़िंदगी का आईना है। कितना सच है सर, ज़रा हमारे दर्शकों को आप भी बताएं। ये बहुत खूबसूरत लफ्ज़ आपने मेरे लिए कहे हैं और ये सच्चाई है कि मैं जहाँ गया वहाँ पर कुछ लोग मुझे ऐसे मिले जिन्होंने मुझे बहुत ताकत दी, बहुत विश्वास दिया, बहुत प्यार दिया, बहुत स्नेह दिया, बहुत आशीर्वाद दिया। ये जितनी भी तमाम चीज़ें हैं ये सब मुझे मिली। हालांकि इसमें ये होता है कि आदमी को वहीं तक अपने आप को सीमित रखना चाहिए जहाँ पर उसे लगे कि यहाँ मुझे मोहब्बत मिल रही है, प्यार मिल रहा है, मान सम्मान मिल रहा है। ऐसा कतई ज़रूरी नहीं है कि आपको सिर्फ यही मिलता रहे, आपको कुछ और चीज़ें भी मिलेंगी। जैसे आपको उतना सम्मान ना मिले, जैसे आपको कुछ कटुता मिले, जैसे आपको कुछ अविश्वास मिले, जैसे आपको कुछ धोखे भी मिले, जैसे आपको कुछ ऐसी बातें, ऐसी चीज़ें सुनने को मिली जो आपको विचलित करे, वो सब कुछ होता है। ये दोनों ही जीवन के दो रंग हैं, जीवन के दो पहलू। अब आपके ऊपर है कि आप यहाँ इस नेगेटिविटी को ज़्यादा अपने सर पे चढ़ाते हैं या इस पॉजिटिविटी को। वाह। 100 में से अगर 5 इंसान आपको ऐसे मिलते हैं जो आपको बेपनाह मोहब्बत करते हैं, आप पर विश्वास करते हैं, आपको देख करके उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आती है, तो आपका जीवन धन्य है। वाह बहुत खूब वाह सर। वाह, उन क्या 95 को परिभाषा है। छोड़ दी। वाह। सिर्फ लड़ाई सिर्फ उन 5 को अपना बनाए रखने की है। ऐसा होता नहीं है कि सबको सब कुछ मिल जाए, सबको 100 के 100 लोग आपको पसंद मोहब्बत ही करने करें लगे, या मोहब्बत क्योंकि ही करें। इंसान अपने आप में संपूर्ण नहीं है। बिल्कुल। आपने कुछ मेरी अच्छाइयाँ देखी होंगी, हो सकता है कुछ लोगों ने मेरी कुछ गलतियाँ या खराबियाँ देखी हो, क्योंकि कोई इंसान ऐसा नहीं होता जो ये क्लेम करे कि मुझ में सब अच्छाइयाँ ही अच्छाइयाँ हैं। वाह। देखने वाले की नज़र क्या है मेरे प्रति, जी। मैं उसके प्रति सम्मानित होता हूँ। आपकी नज़र मेरे लिए जो है वो अगर ऐसी है कि यार इस आदमी ने ये अच्छा किया है, तो मैं आपके प्रति कृतज्ञ हूँ कि आपने मेरी वो अच्छाइयाँ देखी। उन लोगों को छोड़ देता हूँ जिन्होंने मेरे में अच्छाइयाँ नहीं देखी, वो अपनी जगह सही है, लेकिन मेरा जीवन आप लोगों के सहारे आगे बढ़ेगा, ऐसा मैंने मान लिया, ये मेरा रास्ता है। यकीनन खूबियां भी संपूर्णता मुझ में, तो हाँ, खामियां भी मुझ में। खामियां भी मुझ और में, जी जी खूबियां भी कहते मुझ हैं में। एक बात और, जिस अमीरी की पहचान की बात होती है या उसकी परिभाषा की बात होती है कि अमीरी की तो ऐसी की, अमीरी की तो ऐसी की क्या बात। कि अपना घर लुटा बैठे। बहुत खूब। अमीरी की तो ऐसी की कि अपना घर लुटा बैठे, फकीरी की तो ऐसी की कि उसके घर में जा बैठे। क्या बात। बहुत खूब, और यही बहुत खूब, हकीकत है। बहुत खूब। जी, और जी, जी। संपूर्णता की भी जब बात होती है तो वो भी एक बहुत खूबसूरत शेर है सर। किसी को मुकम्मल जहां नहीं जहां मिलता, नहीं मिलता। किसी को मुकम्मल जहां जहां नहीं नहीं मिलता, मिलता। कभी जमी तो कहीं आसमान नहीं आसमान मिलता। नहीं मिलता। हम सभी अपूर्ण हैं और देखा जाए तो सभी हम संपूर्ण हैं। और आप प्रेरणादायी सोर्स हैं हम सभी के लिए, और स्पेशली रंग कर्मियों के लिए, कि कई लोग ऐसे होते हैं सर कि रंग कर्म करने के बाद में जब सिनेमा की ओर बढ़ जाते हैं तब वो सिनेमाई होकर रह जाते हैं, खालिस सिनेमाई। लेकिन आप आज भी रंगमंच से उतना ही प्रेम करते हैं। और मुझे याद है एक प्रतिष्ठित मंच पे आप विराजने वाले थे, और जब इनका वो प्रोफाइल छपा उसमें सबसे पहले सिनेमाई, मतलब सिनेमा पर्सनालिटी के रूप में इनको इंट्रोड्यूस किया गया। इन्होंने ऑब्जेक्शन किया कि नहीं, मेरा Correction पहला करवाया प्यार रंगमंच है, आप पहले लिखिए रंगकर्मी, उसके बाद आप मुझे सिनेमा का आर्टिस्ट कह सकते हैं। वाह। इसमें बहुत बड़ा ऑब्जेक्शन किया था, मुझे याद है सर ये। हाँ हाँ, बिल्कुल सही तो है। आज भी आपको रंगमंच से प्यार है, उतना ही प्यार है जो जैसे कि पहला हाँ। इश्क जो है वो आज भी रंगमंच। मैं प्रियदर्शनी, मैं अकेला ऐसा इंसान नहीं हूँ। मुझे लगता हर वो इंसान जिसने बहुत पैशन के साथ, मैं यहाँ केयरफुली एक वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ, पैशन। जिसने बहुत पैशन के साथ रंगमंच किया है, रंगमंच जिया है, जी। वो किसी भी विधा में चला जाए बाद में, किसी कारण से, रोजी रोटी की वजह से, अपने आप को ज़्यादा विस्तार देने की वजह से, अपने आप को ज़्यादा प्रसिद्ध करने की वजह से, किसी भी वजह से, लेकिन शर्त यह है कि अगर उसने बहुत पैशन के साथ रंगमंच को जिया है तो उसका पहला प्यार शुरू से आखिर तक रंगमंच ही रहता है। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं। इवन फिल्म इंडस्ट्री में भी बहुत सारे ऐसे यार दोस्तों को जानता हूँ, बहुत सारे अपने सीनियर्स को जानता हूँ जो आज भी रंगमंच के नाम से
एकदम से प्रफुल्लित हो उठते हैं। बजाज साहब हैं, रॉबिंदा हैं, सिनेमा कर रहे हैं, लेकिन फिर नहीं, भी नाना पाटेकर नाना हैं। पाटेकर मैंने साहब नाना हैं। पाटेकर साहब के साथ एक फिल्म की, जैसे ही उन्हें ये पता पड़ा कि मैं रंगमंच से हूँ, मैंने थिएटर किया है, उनका दृष्टिकोण मेरे प्रति एकदम बदल गया। बदल बदल गया। गया। उनकी जो यारी निखर करके आई मेरे प्रति, जी। उनको उनका जो सम्मान मेरे प्रति निखर करके आया, जब उन्हें पता लगा कि मैंने क्या क्या नाटक किए हैं, तो और वो खुद वाकई उस व्यक्ति को बहुत सम्मान देते हैं। ऐसे काफी सारे लोग जी हैं जी जी जी। जो कि रंगमंच के, मैं अकेला नहीं हूँ, हम्म। लेकिन मुझे खुशी है कि मैं भी ऐसा हूँ क्या बात है। वाह। कि, और ये बात सही है। जैसे कि कई लोग मुझसे पूछते हैं कि आपको रंगमंच कैसा लगता है, कि आप, तो भाई वैसा ही लगता है जैसे मैंने अभी कहा कि आपको अपनी माँ कैसी लगती है। वाह। तो ये कोई पूछने वाली बात ही नहीं है। मैं यहीं से, ये रंगमंच ना होता तो आज मैं नहीं होता। सर, ये बार बार जहन में आता है कि रंगमंच आपके लिए पैशन बना, रंगमंच तक आप पहुंचे और 1971 से सफर शुरू हुआ, लेकिन उस सफर की शुरुआत जिसको कहते हैं ना, उस और बढ़े कैसे आप? क्योंकि बार बार ये सवाल आता है, और पिछली मुलाकात में भी हमने सवाल पूछा था कि हैं आप साइंस स्ट्रीम के और कला से कहीं वाबस्ता नहीं, आप महाराजा कॉलेज से हैं। महाराजा कॉलेज में मुझे याद है कहीं कोई ड्रामा डिपार्टमेंट नहीं है, क्योंकि कला संकाय नहीं है वहाँ पे, पूरा का पूरा साइंस स्ट्रीम है। फिर कैसे रंगमंच की दुनिया में कदम रखा आपने? देखिए, आज मैं आपको एक और हकीकत से अवगत कराता हूँ। मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं बचपन में पढ़ाई में ठीक था, पता नहीं क्यों। पता नहीं ये पता नहीं क्यों। मैं हमारे दर्शकों को बता दूं, हमारे नरेंद्र गुप्ता साहब आज विराजे हैं, और जब पिछली मुलाकात हुई थी, और उससे भी पिछली जब हमारी मुलाकात हुई थी किसी प्रतिष्ठित मंच पर, वहां ये हमने इनका जुमला इनके मुंह से सुना था, पता नहीं क्यों। और इनके जीवन का ये एक हिस्सा बन गया। बिल्कुल। और अक्सर इनको कई किरदार जब मिले, कई सिचुएशन इनके सामने आई, और इनका यही निकलता था, पता नहीं हाँ, क्यों। मैं अपने आप के बारे में जब लिखूंगा तो उसका टाइटल पता नहीं क्यों ही होगा। जी, क्या बात है। बहरहाल, पता नहीं क्यों मेरे घर वालों ने सोचा कि बाकी सब तो बिजनेस करते हैं, इन्हें डॉक्टर बनाएंगे। जी। और ये कई बार मैं इस कहानी को बता चुका हूँ। एक बार एट द रिस्क ऑफ रिपीटिंग माई सेल्फ, मैं फिर से एक अलबेलू बार राजस्थान के दर्शकों के लिए। हाँ, कि उन्होंने सोच लिया मैं डॉक्टर बनूंगा, इसको डॉक्टर बनाना है। और वो दौर ऐसा था जब पेरेंट्स, घर वाले डिसाइड करते थे कि बच्चा क्या करेगा। जी जी, बिल्कुल। बच्चे की कोई सेल्फ अहमियत चॉइस थी, कुछ होता कोई नहीं, चॉइस सही नहीं बात होती। है। और बनियों के खानदान से था। और त्रिपोलिया बाजार में हमारे भाई साहब की आयरन स्टील की दुकान थी, रोलिंग मिल्स थी, सब कुछ था। हाँ, भगवान की दया से बहुत अच्छा सब कुछ था। फादर मेरे नहीं थे। मैं 4-5 साल की उम्र का था तो मैंने अपने पिताजी को खो दिया था। तो जो मेरे बड़े ब्रदर थे वही मेरे फादर। बहरहाल 10वीं कक्षा पास कर ली साइंस से, और बड़े अच्छे मार्क्स आए, पता नहीं क्यों। पता नहीं क्यों। महाराजाज कॉलेज में एडमिशन भी ले लिया। और महाराजाज कॉलेज में एडमिशन लेने के साथ साथ ही मुझे साहित्य का चस्का लग गया, जो कि स्कूल में था, डिबेट विबेट में हिस्सा लेते थे। हाँ। लेकिन वो अब थोड़ा सीरियस हो गया। वो बीमारी थोड़ी ज्यादा गहन हो गंभीर। गई, लिटरेचर पढ़ना। हाँ, तो मुंशी प्रेमचंद को मैंने पढ़ना शुरू किया। बहुत, क्या बात। उसके बाद फिर मैंने और सारी ऐसी किताबें पढ़ी। अब पीएमटी का एग्जाम देना था, प्री मेडिकल टेस्ट होता है मेडिकल कॉलेज में जाने के लिए। हमारा दिल लगता नहीं था, और वहां पर एक और अनहोनी दुर्घटना, मेरे लिए तो होनी दुर्घटना थी, लेकिन बाकी लोगों के लिए, मेरे घर वाले, अनहोनी दुर्घटना हुई कि महाराजाज कॉलेज में एक प्रोफेसर थे, प्रोफेसर डिक्सन विलियमसन, मुझे आज भी उनका नाम याद है। उन्होंने ड्रामा ग्रुप शुरू किया था महाराजाज कॉलेज, और हम उस ड्रामा ग्रुप में शामिल हो गए। और पता नहीं क्यों मुझे उसमें उन्होंने ले लिया। नाटक करने लगा, छोटा मोटा अपना जो स्कूल के जी स्किट्स और ये वो। और इधर प्रेमचंद और इधर डिक्सन विलियमसन का ये ड्रामा का ग्रुप जी। और उधर मेरे बड़े ब्रदर जो थे, जो अभी संसार में नहीं है, उनका एक्चुअली थिएटर का शौक था, लेकिन वो अपने पारिवारिक उलझनों की वजह से थिएटर कर नहीं पाए। लेकिन उनके थिएटर के जो तमाम बड़े बड़े जो उस टाइम के जो लोग थे, उनसे उनकी यारी दोस्ती थी, जैसे मोहन महर्षि, जैसे भारत रत्न भार्गव, क्या बात, जैसे पिंचो कपूर जी। इन लोगों से उठना बैठना था। तो बचपन में जब मैं होश संभाल रहा था, कॉलेज के टाइम में, एडोलेसेंस एज में था, तब मैं इन लोगों को देखा करता था। और रविंद्र मंच
तब तक शुरू हो चुका था। यहाँ पर मैंने मेरे ब्रदर के ज़रिए वो नाटक देखना शुरू किया। मोहन महर्षि ने प्ले डायरेक्ट किया था, शुतुरमुर्ग एक नाटक हुआ था जी। उस टाइम। जब ये मैंने देखा तो मैं एकदम चमत्कृत हो गया कि यार मुझे दिशा मिल गई, मुझे यही करना है। और ऐसे ये नाटक। और दूसरा क्या, मेरे एक ब्रदर इन लॉ जोधपुर में इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रोफेसर थे। मैं फिजिक्स पढ़ने उनके पास जाता था तो वो मुझे फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स देते थे और मैं वो किताब तो अलग रख देता था और प्रेमचंद पढ़ने लगता था। वो आके देखते थे तो एक दिन उन्होंने मुझे कहा, बेटा साइंस तुम्हारे लिए नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि तुम साइंस के लिए नहीं, साइंस तुम्हारे लिए नहीं, तो तुम वो करो जो तुम करना चाहते हो। क्लैरिटी वहां से वहां से मुझे दिमाग में आ गया कि मैं वो करूँगा। फिर मैंने तमाम तरीके के प्रेशर, तमाम तरीके के दबाव, तमाम तरीके की शंकाएं आशंकाएं अपने आसपास के लोगों की, अपने परिवार के लोगों की, अपने रिश्तेदारों की, सबकी सही। लेकिन मैंने थिएटर करना शुरू कर दिया। और थिएटर में कुछ लोगों ने मेरी उंगली थाम ली, जिसमें से एक बहुत बड़ा नाम है जो अभी संसार में नहीं है, वो है मिस्टर एस वासुदेव जी। मैं उन्हें हिंदुस्तान का बहुत बड़ा, बहुत ज़हीन डायरेक्टर मानता हूं। उन्होंने मेरी उंगली ऐसी थामी कि मैं उनसे सीखता ही चला गया। और आज मैं जो कुछ हूं उसमें मैं उस परम आत्मा को धन्यवाद देता हूं। जो कुछ हूं उसमें कम से कम 70% अंश मिस्टर एस वासुदेव का है। बिल्कुल सर। तो ऐसे मेरी यात्रा शुरू हुई। सर, इस यात्रा की बात आपने की और इस यात्रा में जो मुझे अभी वो कहते हैं ना कि एक पहलू ऐसा भी होता है, एक पड़ाव ऐसा भी होता है जहाँ दूसरों की वैलिडेशन भी हमें बहुत बड़ी लगती है। कोई तारीफ होती है तो लगता है कि मैं ठीक कर रहा हूँ, कोई बुराई होती है तो लगता है कि नहीं, मुझे यहाँ सुधार करना चाहिए। और कई मर्तबा लोग, जो आपने बताया कि वो जो एक आपका खुद का चुनाव है कि वो 100% लोगों में से 95 अगर आपको नहीं पसंद करते, 5 करते हैं, तो आपकी जो कृतज्ञता है या आपका जो कर्तव्य है वो उन 5 के प्रति ज़्यादा होना चाहिए जी। तो क्या ये उस दौर में भी था? क्योंकि मुझे जो लगता है कि शुरुआती दौर होता है जहाँ पूरी तरह से कच्ची मिट्टी हम होते हैं और शायद इतना अपने बारे में नहीं सोचते। आज तो आपने पूरी एक मुद्दत बड़ी शिद्दत से जी है, 73 वर्ष की आपकी स्वयं की आयु है, तो वो अपने आप में निखर के आता है, बिखर के आता है जो भाव है। लेकिन तब उस दौर की मैं बात कर रहा हूँ कि तब भी इसी तेवर में नरेंद्र जी नजर आते थे कि नहीं अगर वो तेवर नहीं होता तो मैं आज यहाँ नहीं होता। वाह। मैंने अपने ड्रीम्स को फॉलो किया, पैशन के साथ फॉलो किया। मतलब तेवर ही आपका जेवर बने। हाँ। और उन दिनों तो भयानक तरीके से झेलना पड़ता था ये सब कुछ, क्योंकि एक वो दौर था जब मैंने थिएटर शुरू किया था, जब थिएटर को आज फिर भी मैं आपको बताऊं, मुझे खुशी होती है कि आज पेरेंट्स लेके आते हैं अपने बच्चों जी को। बिल्कुल, सिनेरियो बदला है सर। आप बच्चों की कितने सारे प्लेस करते हैं, सब कुछ करते हैं। अब सिनेरियो बदला है, थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा है लोगों को। लोग थिएटर की तरफ ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं पहले। और उसमें भी मेरा जो समाज था, जो वणिक पुत्र था, जो एक मिडिल क्लास बनियों का उस तरीके का समाज, उसमें थिएटर को उस तरीके से इज्जत की निगाह से उस दौर में भी नहीं देखा। उस दौर में सर ये भी था कि आपका बेटा, वो जो 3-4 प्रोफेशन थे, या तो वो या बिजनेस, बस यही, कला को बहुत कम महत्व उस दिया टाइम जाता तो बल्कि ये सोचा जाता था कि इस आदमी को, इस लड़के को अपनी लड़की कौन देगा। और ये बहुत बड़ा ज्वलंत सवाल परिवार में होता था कि इसकी शादी नहीं हो पाएगी। मतलब शादी होना एक बहुत बड़ा वो था, अचीवमेंट था। अच्छा, आप क्योंकि व्यापारिक परिवार से हैं तो आपका काम सिर्फ इतना है कि नहीं हो सकता तो अपना किसी तरीके से ग्रेजुएट कर लो, ताकि लोगों को लगे कि भाई पढ़ा लिखा है और अपनी दुकान पे बैठो, अपना बिजनेस संभालो, परंपरा को आगे बढ़ा रहा है। ये था। हर एक, मैं पारिवारिक सम्मेलन में जाने से डरता था, क्योंकि सब लोग मुझसे पूछते थे क्या कर रहे हैं, अब मैं उनको क्या जवाब दूं। लेकिन मुझे लगा यार ये डरना तो ठीक नहीं है। फिर परिवार में 2-1 लोग ऐसे थे जो मुझे सपोर्ट करते थे। जैसे मेरे बड़े ब्रदर, मेरी एक बड़ी सिस्टर थी, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मेरे ब्रदर इन लॉ थे, मतलब 3-4 लोग ऐसे थे। मेरी माँ का मैं उन्हें वो नहीं देता, क्योंकि उनका इतना वो नहीं था थिएटर को लेके या उस तरीके से। वो निहायत एक घरेलू किस्म की कृष्ण भक्त महिला थी। अपने बच्चे को बहुत अच्छा भविष्य हो जाए उसका, ये सोचती थी।
उसमें उनकी कोई गलती नहीं थी, जी। लेकिन मुझे उनका वो सपोर्ट नहीं था। हम्म। और मैं क्योंकि अपनी मदर से बहुत ज्यादा बंधा हुआ था, क्योंकि मैं घर में सबसे छोटा था, पिता मेरे थे नहीं, माता ही थी जिसके साथ मैं सब कुछ शेयर करता था। मैं सबसे छोटा था तो मेरी माँ भी सबकी चीजें मेरे से ही शेयर करती थी। जी। तो वो एक अजीब तरीके की बॉन्डिंग थी। इस बॉन्डिंग की वजह से मैं बरसों बरस तक जयपुर छोड़ करके भी नहीं जा पाया, क्योंकि मैं अपनी माँ को छोड़ना नहीं चाहता था। लेकिन ये सब कुछ मैंने एक तरफ झेला, भुगता, महसूस किया, लेकिन मैं थिएटर नहीं छोड़ पाया, क्योंकि वो मेरा ऐसा चस्का था, ऐसा पैशन था, ऐसा जुनून था कि मैं उसको कभी छोड़ नहीं पाया। और फिर मुझे उसमें पता नहीं क्यों अच्छे अच्छे नाटक करने को मिले, इतने बड़े बड़े नाटक, इतने महत्वपूर्ण नाटक, जो एक इंसान, एक अभिनेता भी, रंगकर्म का एक अभिनेता भी जब सोचता है कि ये नाटक अगर करने को मिल जाए तो जीवन धन्य हो जाए, वो मैंने बहुत जल्दी की उम्र में ही करना शुरू कर दिए थे। वाह, क्या बात। और जितने भी लोग थे मेरे आसपास के जो निर्देशन करना चाहते थे, जो निर्देशन करते थे, वो खुशी खुशी अपने नाटकों में मुझे लिया करते थे। जयपुर का उन दिनों का कोई व्यक्ति ऐसा नहीं था जिसने निर्देशन करने की इच्छा रखी हो या निर्देशन किया हो और मैंने उसके साथ काम न किया जी। हो। कोई भी नहीं था ऐसा, सब लोग थे, सब लोग मुझे लेना चाहते थे और मुझे अच्छे अच्छे नाटक मिलते रहे, अच्छे अच्छे नाटक मिलते रहे, और पता नहीं क्यों वो बहुत अच्छे अच्छे परफॉर्मेंस होते रहे, लोगों की तालियां भी मिलती रही, लोगों की वाहवाही भी मिलती रही, प्रशंसा भी मिलती रही, तो वो और ज्यादा जुनून आपका बढ़ता चला तो गया। ये जी, कह बिल्कुल। सकते हैं कि किसी को घर मिला हिस्से में, किसी के यहाँ दुका आई। मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे मेरे हिस्से हिस्से में में माँ माँ आई। आई। और वो माँ ऐसी आई कि वो कहते हैं ना कि अभी मशहूर स्टैंड अप कॉमेडियन जाकिर खान, उनका ये कहना था कि माँ बाप जो हैं जी। वो आपके करियर को लेके ये बस वो ये नहीं चाहते कि आप किसी भी सलीके से दुनिया से कहीं पीछे रह जाएं, आप अपनी आजीविका कमा पाएं और इतना कमा पाएं कि आपको, वो कहते हैं ना कि कहीं ना कहीं आपको वो जो आपका फेम है वो तो मिलता ही रहे, लेकिन कम से कम आपकी रसोई, आपका घर वो अच्छे से चलता रहे। ये बिल्कुल। माँ बाप की हमेशा फिक्र रहती है, बिल्कुल। बिल्कुल। और जब उन्हें पता और रहता है उसमें कि वो अच्छा गलत कर- भी नहीं है। हाँ, नहीं होते और गलत। मैं आपको बता रहा हूँ क्यों संध्या छाया नाम का नाटक मेरे दिल के इतना करीब था, कि उसमें जिस एज में मेरी माँ थी उस एज का कैरेक्टर मैंने किया। आज के लगभग सर 50 किसी वर्ष पहले नाटक का कोई ऐसा संध्या अनुभव। छाया। और वो वही मैं हाँ, आप जो पूछना चाह रही जी, हैं, जी, मैं समझ गया, मैं बता रहा हूँ आपको। जब मैंने वो नाटक किया, जी। तब मुझे एहसास हुआ कि मेरी माँ जो सोचती है, दिन रात जो बोलती है, वो कितनी ज़बरदस्त हकीकत है। क्योंकि उसमें वो महिला जो मेरी पत्नी का रोल कर रही थी, नाना और नानी दो कैरेक्टर हैं, वो हमेशा यही करती थी, नीचे से अपना बक्सा निकालती थी, साड़ियाँ निकाल निकाल के रखती थी, ये मैं अपने छोटे बेटे की बहू को दूंगी, ये मैं अपने बड़े बेटे की बहू को दूंगी, ये करती थी। और मेरी माँ को मैंने देखा, उनके पलंग के नीचे एक संदूक हुआ करता था, वो संदूक निकालती थी, बार बार उस संदूक को खोलती थी और उसमें से मेरी सिस्टर को या किसी को दिखाती थी, देखो ये मैं अपने छोटे बेटे नरेंद्र की बहू को दूंगी, अब पता नहीं ये कब शादी करेगा, लेकिन मैंने तो इकट्ठी कर रखी। ये सब मैंने अपनी आंखों से देखा, तब मुझे वो कैरेक्टर समझ में आया। और जब मैंने ये देखा तो मेरी माँ के साथ रिश्ता ही बदल गया। सर यहाँ बीच में एक सवाल कौन रहा है। जहाँ तक मुझे याद है, संध्या छाया, या मैं जानती हूँ, वो एक बुजुर्ग दंपत्ति की कहानी है जो 60 क्रॉस कर चुके हैं, अकेलेपन की कहानी है। और आप जिस समय की बात कर रहे हैं, आपकी उम्र शायद बहुत कम रही होगी, हाँ। महज 30 से भी 25 पहले, साल 25 साल। उस समय आपने संध्या छाया प्ले किया और वो बुजुर्ग दंपत्ति का किरदार निभाया। तो किस तरह से उस किरदार में आप ढले या ढलने की कोशिश की, या क्या वो प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? चुनौतियां तो शुरू रही शुरू हैं। में क्योंकि ये मुझे कुछ ना अनुपम खेर साहब सारांश फिल्म की याद दिलाता बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल वही है। तो वो जिस उम्र चुनौतियां में क्या थी और किस तरह से खेर आपने साहब ने सारांश का वो कैरेक्टर किया था, लगभग उसी उम्र में मैंने ये कैरेक्टर किया था। शुरू शुरू में बहुत दिक्कत आ रही थी जी। हम दोनों को, मैं और जो एक्ट्रेस थी, जो राजस्थान की बहुत प्रख्यात अभिनेत्री हैं, अरुणा जसवंत सिंह। इला अरुण जी। उस टाइम अरुणा अरुणा जी, जसवंत जी, सिंह। अरुणा जी, हाँ। अरुणा सिंगल हुआ करती थी उस टाइम। हम्म। तो हमको लगा यार ये क्या है यार, ये बूढ़े बूढ़ी हमेशा यही करते रहते हैं। उनका दर्द तो समझ में आ रहा था, लेकिन उतना डीपली समझ में नहीं आ रहा था। हमारे निर्देशक ने कहा कि कुछ दिनों के लिए अपने घर में अपने माँ बाप को ऑब्जर्व करो। अब बाप तो मेरे थे नहीं, तो मैंने तो सारा फोकस अपनी माँ पर लगा दिया।
और यकीन मानिए वो जो कैरेक्टर मैंने किया है उसमें मेरी माँ का 90% योगदान है, क्योंकि मैं उसी को देखता रहता था और ये कैरेक्टर करता रहता था। वाह। क्या बात। उनको मैंने अपने अंदर जज्ब किया और उन्हीं को मेल तरीके से, बिकॉज हाँ वो जी, तो माँ थी, बिल्कुल, मैं मेल बिल्कुल, था, लेकिन जज्बात तो जज्बात बिल्कुल। बिल्कुल जज्बात होता है, बिल्कुल। उसमें मेल और फीमेल नहीं नहीं होता। होता। मैंने उसी को दर्शकों तक पहुंचाया, मेरा काम इतना ही था। लेकिन वहाँ से ये एजुकेशन मुझे मिली, रिश्तों की समझ मिली। इसीलिए मैं कहता हूँ कि अगर इंसान को इंसान बनना है, आदमी को अगर इंसान बनना है, तो रंगमंच को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वाह। कतई ज़रूरी नहीं कि आप निर्देशक बने, आप अभिनेता बने, आप लेखक बने, कतई ज़रूरी नहीं है कि आप इसे अपना प्रोफेशन बनाएं। लेकिन ये ज़रूरी है, ये आवश्यक है कि हर व्यक्ति अगर रंगमंच से थोड़ा सा भी जुड़ जाएगा तो उसमें इंसानियत का जज्बा पैदा होना शुरू हो जाएगा। बगैर बस्ते के तालीम हासिल अगर करनी हो तो फिर रंगमंच की तरफ जरा रुख किया जाए। बिल्कुल, बिल्कुल। क्या बात है। बहुत खूब तो एक सर। स्टूडेंट और आज रंगमंच की तरफ रुख करने वाला है। बहरहाल सर, ये बिल्कुल हकीकत में मतलब अपने आप में वो चुनौतियां, अपने आप में वो चैलेंजेस, एक उस उम्र के उस पड़ाव पर वो किरदार निभा लेना, और कहीं ना कहीं जैसा कि आप बता भी रहे हैं कि रंगमंच अपने आप में सिर्फ एक कला एक मंच नहीं है, हाँ, एक पाठशाला है। बिल्कुल। कैसी पाठशाला जो आपको रिश्तों से भी रूबरू कराती है, आपको जज्बात भी समझाती है, और दूसरों के पैर का जो जूता है उसमें अपना पैर रखकर सोचने का आपको मौका देती है, क्योंकि आप अलग अलग किरदार करते हैं। साइंस स्ट्रीम से आप थे, डॉक्टर बनना चाहते थे, लेकिन डॉक्टर बने, और ऐसे डॉक्टर बने कि मुझे लगता है कि अभी हालिया इतने सारे विज्ञापन हम सब देख पा रहे हैं, और लगातार हर लगभग तीसरे चौथे विज्ञापन में नरेंद्र जी जो है हमें दिखाई पड़ते हैं, उस एक किरदार की वजह से, जिस किरदार को अपने आप में ऐतिहासिक किरदार कहूँ तो गलत नहीं होगा, क्योंकि भारतीय टीवी इतिहास का एक सबसे लंबा अगर चलने इतिहास, वाला। अगर 22 साल लगभग वो सीरियल चला, 22 CID के प्लस अमर। 1, 22+1 और अभी वापस शुरू ये हो एक रहा है। साल अभी हो गया। हाँ, तो लगभग 22 साल 23 वर्ष। पहले हो चुका। हाँ जी। तो और लोगों मतलब चाहा भी कि नहीं अब कुछ दूसरा, कुछ इस पे अल्पार विराम लगा के कुछ और किया जाए, तो दर्शकों ने वापस डिमांड की कि नहीं, हम तो वापस देखना चाहते हैं। तो ये अपने आप में वो कहते हैं अपने आप की एक सफलता की कहानी भी है। लेकिन एट द सेम टाइम, क्योंकि ये सवाल मैं हमेशा करना चाहता था, पिछली बार भी करना चाहता था, कि बहुत सारे किरदार ऐसे होते हैं जो आपको फेम तो दे देते हैं और आप मुतमईन भी होते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि ईश्वर की अता है, पता नहीं क्यों कि मुझे यहीं से वो फेम मिलना था। लेकिन कुछ किरदार ऐसे होते हैं जो शायद हो सकता है कि लाइमलाइट में उतने ना रहे हों, लेकिन बावजूद उसके दिल के इतने करीब होते हैं कि लोगों को हम बताना चाहते हैं कि देखो हमने ये भी किया है। तो सर, आपके साथ क्या ऐसा रहा? हाँ, हम देख पा हर रहे हैं एक स्क्रीन पे। हर एक कलाकार के साथ ऐसा होता है। और ये बात मैं शुरू करूं उससे पहले मैं आपको रंगमंच के बारे में जो मेरे विचार हैं वो बताता हूं। जी 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 जी। बिल्कुल। अभी पिंक फेस्ट में भी मैंने कहा था कि रंगमंच है क्या। हाँ मेरा नज़रिया अब जो है बिल्कुल। वो रंगमंच को लेकर के कि जिंदा रहने के एहसास की क्रिया और प्रतिक्रिया का नाम रंगमंच है। आहा, क्या आहा, बात, आहा, बहुत वाह खूब, वाह 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 वाह। बहुत खूब। ये है जिंदा रंगमंच। रहने के एहसास की क्रिया और प्रतिक्रिया का नाम है रंगमंच। हाँ, क्या परिभाषा है, वाह। ये तो ये है। जहाँ तक ये कि कुछ किरदार आपको ऐसा लगता है कि यार ये लोग जानते इस किरदार के बारे में तो और ज़्यादा बड़ा लगता। कुछ तो सिनेमा के किरदार ऐसे हैं, टेलीविज़न सीरियल के भी, जो मैंने बहुत दिल से किए, बहुत मोहब्बत के साथ किए, बहुत जज्बे के साथ किए, लेकिन वो उस जगह तक नहीं पहुंच पाए जहाँ तक ये डॉक्टर सालू के पहुंच गया। जी। तो होता यह है कि वो एक ऐसी दुनिया है जहाँ पर आपके वश में बहुत कम चीज़ें होती हैं, दर्शकों तक होती हैं, चैनल्स पर होती हैं। चैनल्स ने डिसाइड किया कि नहीं, बस हमारी टीआरपी नहीं आ रही है, तो बस। सही बात है, बिल्कुल। आप चाहे कितना भी शिद्दत के साथ कीजिए, कितना भी कीजिए, नहीं चल रहा है, लोगों तक नहीं पहुंच रहा। क्योंकि कई बार अब ऐसा भी होता है कि कला को साबुन तेल कंघी बेचने वाले लोग जब प्रश्रय देने लगते हैं तो कला में से कला कहीं क्षीण होती जाती है, क्योंकि वो उस चीज को बेचेंगे जिसमें उनका साबुन तेल कंघी बिकेगा आपके जरिए। सही बात है। आपके जरिए मुंशी प्रेमचंद की कहानी से साबुन तेल कंघी नहीं
ये हम दर्शकों की कमी है कि हम मुंशी हम्म। प्रेमचंद को नहीं देखते। अगर मुंशी प्रेमचंद को देखने लगेंगे तो साबुन तेल कंघी के ऐड उसमें भी आने लगेंगे। तो वो बात सही एक अलग ही दुनिया है। हम्म। मैं इसको कुछ भी गलत नहीं मानता क्योंकि वो कॉमर्शियल है, उनका काम ये है। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे हमारा धंधा ही है, उनका धंधा वो है। जी वो पैसा लगाते हैं पैसा बनाने के लिए, जी कुछ गलत नहीं। हम्म। लेकिन उसमें कई कैरेक्टर ऐसे थे जिनके बारे में इतनी बातचीत नहीं होती है। हम्म। जैसे एक कैरेक्टर था, घराना सीरीज थी, एक आई थी जिसमें बिल्कुल। मैंने पहली बार ब्रज भाषा का इस्तेमाल किया था हम्म। और जिसमें मेरा तकिया कलाम था राधे राधे। राधे 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 मैं और कुछ नहीं करता था, सिर्फ राधे राधे करता था। मेरी बड़ी इच्छा थी कि और ज्यादा लोगों तक पहुंचा बहुत लोगों ने उसे सराहा, लेकिन वो उतना बड़ा नहीं हो पाया, हो सकता भी नहीं था क्योंकि डॉक्टर सालुके का जो कैरेक्टर है ये लार्जर देन लाइफ हो गया। जी लेकिन इसके साथ साथ क्योंकि मैं रंगमंच से हूं, मेरी पीड़ा थोड़ी सी ज्यादा बड़ी है, जी ज्यादा दूसरी है, क्योंकि हर रंगमंच का कलाकार, हर रंगकर्मी ये जानता है, मानता है कि जो आज हो गया उसका कोई दस्तावेज नहीं। हम्म। अब ये संध्या छाया के बारे में मैं जैसे आपको बता रहा था, जी लेकिन ये संध्या छाया उस टाइम उन दर्शकों ने देख लिया तो देख लिया, हाँ मेरे जिंदगी में, मेरे एहसास में आज भी बसा हुआ है। लेकिन मैं किसी को क्या बताऊं कि मैंने क्या किया था। सालुखे तो दिख रहा है सबको और बिल्कुल। आज से 10 साल बाद भी देख लेंगे। Documentation संध्या भी छाया ने डॉक्यूमेंटेशन है, इसका नहीं है। इसका नहीं है मेरी इच्छा थी, अब भी है, कि क्या ऐसा कुछ डॉक्यूमेंटेशन हो सकता है। बीच में हुआ था कुछ प्लेस को लोगों ने डॉक्यूमेंटेशन किया, ये किया, रखे हैं वो आर्काइव्स में रखे हैं, कुछ सब चैनल्स वो में भी रखे किया हुए था, ही हैं कुछ एक्चुअली चैनल्स में भी दिखाया, हाँ जी। लेकिन वो नहीं चलते। मेरे कैरेक्टर्स वो हैं जो मैं चाहता था कि लोगों तक ज्यादा से पहुंचे। ज्यादा पहुंचे, वो नहीं पहुंच पाए क्योंकि रंगमंच की, रंग कर्म की अपनी एक मजबूरी है। तो ये मेरी दुविधा यहाँ पर है, बजाय उसके। अपने जज्बात कैसे हम कितना किसी और को दिखा पाते, हाँ, अपने जज्बात कैसे हम कितना किसी और को दिखा पाते, क्या बात। अपनी आंखों से जिया जिन लम्हों को वो किसी और को कैसे दिखा पाते। सही बात। हकीकत ये जो डॉक्यूमेंटेशन की बात होती है, और इस लिहाज से मुझे लगता है कि कुछ जिम्मेदार लोगों को आगे आना चाहिए और इसे डॉक्यूमेंटेशन जो करने की बात हम करते हैं, या आजकल जो हम कहते हैं कि वीडियोग्राफी की जी, हम बात जी। करते हैं, क्योंकि आंखों से जीना एक अलग है सर, होना चाहिए। और आई गेस जैसे कि हम ज़माने को तब्दील होते हुए देख रहे हैं, शायद ये भी एक कदम हो सकता है। लेकिन होगा। बहरहाल स्नेह मिलने की बात हो, प्यार मिलने की बात हो, तो मुझे एक वो तस्वीर याद आती है जो तस्वीर आपके सोशल मीडिया अकाउंट पर मुझे सबसे ज़्यादा दिखाई पड़ती है। स्वर कोकिला मरहूम लता दीदी मंगेशकर, लता दीदी, लता दीदी के साथ में इतनी मोहब्बत, और वो उस तस्वीर में वो जो मुस्कुराहट दोनों के चेहरे पर है उससे दिखाई पड़ती है, सर पे और उनका वो हाथ रखना। सर क्या कहानी है, जरा हमारे दर्शकों तक बिल्कुल ये देखिए ये हम वो देख तस्वीर पा रहे देख पा हैं रहे ये हैं। हम देख पा रहे ऐसी बहुत सारी तस्वीरें हैं ऐसी बहुत सारी हैं तस्वीरें। तस्वीरें हैं हाँ क्योंकि वो सोशल मीडिया पे कुछ और है, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूँगा लता दीदी से वो विशेष स्नेह, और वो शायद एक बार वो जो डमी पिस्टल है वो भी निकाल कर कुछ, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो एक पिक्चर ऐसी भी दिखाई पड़ती है सोशल मीडिया पर। बहुत सारी यादें हैं दीदी के साथ की, और मतलब इनके बारे में और इन क्षणों के बारे में बयान करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो कभी ख्वाब गुमा में नहीं था। और इसलिए मैं कहता हूं कि मेरे जैसा और या हमारे जैसा सीआईडी के कुछ लोगों के जैसा भाग्यशाली व्यक्ति विरला ही होगा, क्योंकि दीदी की लाइकिंग और डिसलाइकिंग बहुत स्ट्रांग थी, बहुत स्ट्रांग। बिल्कुल 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 बिल्कुल। और जब हमें ये मौका मिला पहली बार कि हम दीदी के घर पे जा रहे हैं, दीदी ने हमें बुलाया है, तो कुछ मुंह से ही नहीं निकला। निशब्द और वही वाली बात, पता नहीं क्यों ऐसा हुआ, और हम गए वहां जाके बैठे तो पास में बैठ गई वो शख्सियत जिसको सुनकर के, जिसके बारे में जानने के लिए ललक थी, जिसको सुनकर के आप बचपन से बड़े हुए हैं, जो आपके अंदर, आप जब आंख बंद करते हैं तो सरस्वती की मूर्ति देखना चाहते हैं तो लता मंगेशकर की मूर्ति दिखाई देती है। वो शख्सियत आपके पास में बैठी है और कह रही है ये दही बल्ला तो खाइए आप, अरे ये तो आपने खाया ही नहीं। बहुत खूब, क्या बात। हमें समझ में नहीं आया। मतलब ऐसे समय में
जब मुंह से शब्द नहीं हाँ, निकल रहे हैं, हाँ। कैसे हाथ बड़े दही बल्ला खाने के और लिए आप साक्षात सरस्वती शिवाजी बैठी हुई साटम है। और हम एक यार ऐसे चुटकी, वाकई हम बैठे हैं क्या इनके साथ? हाँ वो पल ऐसा पल था जो हमने कभी सोचा नहीं था, लेकिन वो पल आया, हमने उसे जी लिया, जी करके बाहर आ गए और हमने सोचा यार लता जी से मुलाकात हो गई। अविश्वसनीय पल। अवश्य। लेकिन ये पहला दिन था जब मुलाकात हुई, ये मुलाकातों का सिलसिला चलता ही रहा। बदस्तूर रहा। हर दूसरे महीने हम्म। लता जी का बुलावा आ जाता था, हम लता जी के यहाँ पहुंच जाते थे। कोई ऐसा गणपति फेस्टिवल नहीं गया जब लता जी का बुलावा नहीं आते हो और हम वहां नहीं जाते हो। उसके साथ साथ ऐसा ये वो हुआ, पिक्चर जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। ये क्या बात है। अच्छा, यहाँ पर लता दीदी बनी हुई है सीआईडी, हाँ। है ना, और सारे के सारे मुझे लग रहा है ऐसे हैं जैसे कोई अपराधी की अपराधी। और जिनको बाद इन्होंने में ये गिरफ्त पता कर लिया। लगा कि पूरा का पूरा मंगेशकर परिवार, हम्म, क्या आशा जी, क्या मीना जी, क्या उषा जी, क्या हृदयनाथ जी, जी। मतलब सबके सब उन्होंने हमको अपने परिवार में शामिल कर लिया। फिर अचानक गिफ्ट्स आने लगी। ये मैं फिर एक बार दिखाता हूँ आपको। ये घड़ी मुझे लता दीदी ने दी थी। वाह क्या वाह बात वाह है, वाह बहुत वाह। खूब। और ऐसी अनेकों गिफ्ट्स लता दीदी को, अपने जिनको वो चाहती हैं उनको गिफ्ट्स देने का बड़ा शौक है। तो वो कभी शर्ट भिजवा दी, कभी टाई भिजवा दी, कभी घड़ी भिजवा दी, कभी म्यूजिक सिस्टम वो सारे गामा आया था, हाँ जी, हाँ जी, वो हाँ भिजवा जी। दिया। वो छोटा सा सबको दिया। मैंने कहा दीदी ये इसका तो बड़ा वर्जन भी आया है। हाँ ठीक है। तीसरे दिन मेरे सेट पे वो मेरे लिए बड़ा वर्जन दिया गया। तो इनके बारे में बोलना बताना बहुत अद्भुत है। ये विराट व्यक्तित्व, सर इतनी मोहब्बत करती थी, इतने डायलॉग उनको याद थे। सवेरे से रात तक सीआईडी देखती थी और हमको जो स्टोरी नहीं पता थी वो भी वो बता देती थी। आखिरी वक्त में जब ये हॉस्पिटल में थी तब भी टेलीविजन पर ये सीआईडी CID देखती देखते थी। आशा जी खुद कहती थी क्या दीदी हम तेरे पास आते हैं तू सीआईडी देखती रहती है। इतनी मोहब्बत। तो मतलब इतनी ये रहा कि दया कुछ कुछ तो तो गड़बड़ है। गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ सब है। कुछ- ये सब आशा जी कुछ को लगा होगा सरल कि है, कुछ बिल्कुल, तो गड़बड़ बहुत है। गड़बड़ कुछ अच्छा, नहीं। मैं यहाँ पूछना चाह रही हूँ नरेंद्र जी से, जैसे लता दीदी को शौक था देने का, क्या आपको भी शौक है? हम बैठे दो। जब हम दोनों कुछ उम्मीद करें। कुछ हाँ उम्मीद बिल्कुल तो- बिल्कुल, मैं अपार मोहब्बत दूंगा आपको। सर आपकी मौजूदगी ये हमारे शायद लिए किसी गिफ्ट तोहफा से है। कम नहीं। हकीकत बिल्कुल मैं दर हकीकत कहूँगा। हम्म, और एक ऐसी शख्सियत जो मुझे लगता है कि वो कहते हैं कि मुनव्वर राणा साहब का शेर भी है कि हमारी महफिलों में अगर हमारे बुजुर्ग नहीं होंगे तो सर पर पगड़ी कौन बांधेगा। क्या बात। ये हकीकत है। और ये हकीकत इसलिए भी हो जाती है कि अपने आप में इतनी शिद्दत से रंगमंच को जीना हम्म, और वो परिपक्वता जो एक ह्यूमन बीइंग, एक मानव होने के नाते आप में बढ़ती चली जाती है जब आप रंगमंच को जीते हैं। जैसा कि आपने भी कहा, और ये शाश्वत है, इसमें कोई अतिशोक्ति नहीं है, कोई अचरज की बात नहीं है। बहरहाल सर आपसे जानना चाहेंगे, दूरदर्शन से जो रिश्ता, जो शुरुआत में हमने आपसे बात की, बड़े बड़े सीरियल्स, वागले की दुनिया, भारत एक खोज, जीवन रेखा जीवन आपका रेखा, मेरा पहला ब्योमकेश सीरियल। बख्शी। इसमें इलारुन जी आपके साथ में थे। इसमें इलाराम जी, इसमें ये एक्चुअली सीरियल डायरेक्ट किया था विजया मेहता ने, जो थिएटर जो की खुद बहुत बड़ी रंगमंच की डायरेक्टर, और सिनेमा बहुत की। बड़ी डायरेक्टर है। जी। और उनके साथ जितने भी लोग थे सब थिएटर के लोग थे। वो थिएटर के लोगों के अलावा जानती नहीं थे। तो इसमें सब थे, के रैना थे, इला अरुण थी, पंकज कपूर थे, रेणुका शाहने का पहला प्ले था ये, पहला सीरीज था ये। हाँ जी। हम लोग सब थे उसमें, सारे हंगल साहब थे, सुलभा आर्या थी, थिएटर के ही सारे लोग थे। और बहुत कुछ सीखने जानने को मिला। और ये मैं फिर से पता नहीं क्यों मेरे को इतना सौभाग्य मिला कि मैं, ये मेरा बॉम्बे में जाते ही सबसे पहला काम था। और इतने अच्छे अच्छे लोग, थिएटर के इतने ज्ञानी और गुणी लोगों के साथ मैंने काम किया। बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ जानने को मिला, बहुत मजा आया इस सीरीज में। और ये दूरदर्शन का ही सीरीज था। जी 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 जी। तो सर ये जो करत विद्या जो हर क्षण आपको कुछ नया सिखाती है, और बकौल ये बहुत अच्छा शब्द है। मैं हमेशा कहता हूँ रंगमंच करत की विद्या है। करत विद्या। बिल्कुल, हाँ। पीएचडी कर लेने से रंगमंच नहीं आता है। बहुत सारे लोग इस गुमान में रहते हैं कि हमने रंगमंच में, थिएटर में पीएचडी की Thesis है। कर लिए। सो व्हाट। जैसे बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि हम एक विशेष इंस्टीट्यूट से पास होके आए तो हमें तो तुम मानो ही कि हम रंगकर्मी हैं। जी जी गलत जी है। जी। यहाँ आइए, रंगमंच कीजिए, रंग कर्म कीजिए और अपने आप को स्थापित कीजिए।
ये सिर्फ क्षेत्र में करत, उतरिए तब पता चलेगा बस कि ये सिर्फ कितने करत की विद्या है। कितने उसमें पानी में हैं आप। अजहर, नरेंद्र जी ने, जब मुझे याद है, मुंबई तो आप पहुंचे, लेकिन मुंबई से पहले सफर रहा इनका दिल्ली नगरी। दिल्ली, बिल्कुल। दिल्ली में आपने भानु भारती साहब के साथ में बहुत काम किया, और वो जयपुर में भी आपने किया था, और उसी दौरान आपको फेलोशिप मिली और आपने भीलों के साथ में काम किया जब भानु भारती जी गौरी शैली पर काम कर रहे थे। तो भीलों के साथ काम करना, और एकमात्र आप ही एक प्राणी थे जो भील से अलहदा थे, भील जनजाति से अलहदा थे, वो कैसा अनुभव रहा? बहुत शानदार अनुभव था, बहुत कुछ सीखने को मिला। मतलब ये भानु जी की कृपा थी कि मुझे उन्होंने अपने साथ शामिल किया, मैं उसे आज यही मानता हूँ। और भानु जी के साथ मैंने एक इतना ज़बरदस्त नाटक किया था जो हिंदुस्तान में पहली बार हिंदी में हो रहा था, डेथ ऑफ ए सेल्समैन। एक क्लर्क की मौत, नहीं सॉरी, डेथ ऑफ ए सेल्समैन। डेथ ऑफ ए सेल्समैन का हिंदी में जब किया गया था, हिंदी में किया गया था तो उसका नाम एक क्लर्क की मौत नहीं, एक वो नहीं था जी शायद मैं, हाँ गलत हूँ, हाँ। मैं गलत हूँ जी। तो वो जितेंद्र कौशल ने ट्रांसलेट किया था, एक सपने की मौत। एक सपने की एक मौत, सपने जी की मौत। जी जी। वो मैंने किया, और उसमें बहुत बहुत पता नहीं क्यों मुझे बड़ा कमाल का रोल मिला था उसमें। हाँ, मतलब इट वाज वन ऑफ द फाइनेस्ट कैरेक्टर्स वन कुड एवर इमेजिन। इतना अच्छा कर, और बहुत अच्छा हुआ वो play। उसके बाद फिर ये गवरी का, जी तो मैं उदयपुर चला गया। मैं उनको भाई साहब ही बोलता हूँ, हाँ भानु जी। भाई साहब बोलता हूँ, क्योंकि वो मेरे बड़े ब्रदर के मित्र भी थे, तो उन्हीं के यहाँ रहा। और ये गवरी का सारा प्रोसेस मेरे साथ साथ, मतलब हम लोगों ने साथ साथ ही शुरू किया। वो उनको बताते थे, पणिक्कर की कहानी थी, हिंदी में उनको बताते थे, वो हिंदी में समझते थे, और फिर अपनी भाषा में उसे ट्रांसलेट करके परफॉर्म करते थे। ये एक कमाल का मेरे लिए वो था दृश्य के। संस्कृत में लिखी थी, पणिक्कर साहब ने कहानी हिंदी में आई, हिंदी में भानु भारती जी ने उसे, वो लोग जो हिंदी बोलते समझते नहीं है उनको समझाया, और उनको कहा कि अब ये समझ गए, हाँ अब इसको करो। फिर उन्होंने अपने हिसाब से जैसे उन्होंने कंसीव किया था उसको करना शुरू किया, और फिर भानु जी ने उनको उस तरीके से एक तारतम्य बिठा के, बीइंग ए डायरेक्टर, और क्योंकि उसको स्टेज पे परफॉर्म करना था तो उसको एक रिफाइंड ट्यून किया। और उन्हीं के बीच में मैं भी आता था। वो भील जब डांस वांस करते थे, थाली बजाते थे, तो मैं भी उनके साथ थाली बजाता था, डांस करता था, परफॉर्मेंस भी करता था उनके साथ में। वो पूरा एक दौर था जिसमें मैंने वो गवरी का सारा सब कुछ समझा, और इस तरीके से प्रोडक्शन कैसे उनके साथ किया। और हम लोगों ने गोवा में, बॉम्बे में, सब जगह जाकर के उनके शोज यानी किए। अजहर, हमारे सामने जो शख्सियत बैठे हैं ना, इन्होंने लोक परंपरा को भी, उसका भी निर्वाह किया, और बॉलीवुड के सुपरस्टार बिग बी साहब के साथ भी इनका अपना एक खासा रिश्ता रहा है। जिनका कहना ये है कि वो जहाँ से खड़े होते लाइन वहीं से शुरू हो जाती है। श्री अमिताभ बच्चन, सदी के महानायक, उनके साथ भी कुछ यादें ना, उनके साथ हमने वो किया था, कौन बनेगा करोड़पति में आपकी पूरी टीम गई थी। हम 4 लोग गए थे। हाँ जी, मैं, हम देख पा रहे हैं हाँ, ये बिग बी के साथ में। तो ये हमने कौन बनेगा, लेकिन बच्चन साहब के बारे में तो अब क्या ही कहा जाए, हर तीसरा बच्चा इनके बारे में कुछ ना कुछ बोलता ही है। मैंने भी देखा है तो इनको जब सब कुछ बोलते हैं तो आप भी कुछ संवाद अगर बोल सकें सर। ये तो अद्भुत व्यक्ति हैं, और इनके बारे में इनसे बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है एक व्यक्ति को। ये जब सेट पे आए तो हम लोगों के बारे में अच्छी तरह से जानकारी हासिल करके आए कि मेरा पर्सनल नाम क्या है, मैं कौन सी स्टेट को बिलोंग करता हूँ, और सीआईडी में मैं क्या कैरेक्टर कर रहा हूँ। हाँ जी संभवतः इन्होंने भी सीआईडी देखा है काफ़ी, जी जी। तो ये सबको जानते थे। और हमारे साथ इन्होंने एक किया कि ऐसे आप आएंगे, ऐसे हम आएंगे, और बीच में फिर नरेंद्र जी फिर कुछ हो जाएगा। हाँ सर हो जाएगा। टेक शुरू किया तो कहानी हमने ऐसी बनाई हमारी एंट्री की कि ये अपने कंप्यूटर के साथ परेशान है, यार इसमें क्या गड़बड़ हो गई, इतने में हम आते हैं, अरे अरे आइए आप लोग आ गए, बहुत अच्छा किया, मैं तो बड़ा फंस गया, पता नहीं इसमें क्या हो रहा है, तो जरा देखेंगे। तो शिवाजी कहते हैं ये सालू के देखेगा, तो वो कहते हैं हाँ सालू के साहब जरा देखिए, और जरा देखिए करते करते वो बिल्कुल मेरे आगे आ गए।
मैंने कहा सर आप हटेंगे तो मैं देखूंगा। अच्छा हाँ, मैंने कहा यार नीचे यहाँ देखना है ना, तो आप खड़े हो जाएंगे तो कैसे देखूंगा सर, मुझे उनको काम लगा मैं जहाँ से मुझे खड़ा काम हो तो करने जाऊं। दीजिए। ये उनका वो थी एक एक्टर का जी जी गिव एंड टेक। हाँ। अच्छा अच्छा हाँ हाँ हाँ, देखिए देखिए ऐसे करके हमने, अरे सर ये तार ही निकला पड़ा है तो कैसे होगा, आपने तार ही निकाला, ये करके। हाँ। लेकिन वो जितने सिस्टमेटिक तरीके से उसको करते हैं, सबको समझाते हैं, बताते हैं। और हमको बताया गया कि 11 बजे बच्चन साहब आएंगे। हम अपने अपने रूम में तैयार हो रहे थे, 10 बजे हमको बुलाया गया ताकि आप तैयार हो जाएं 11 बजे। सही 11 बजे हमारे पास नीचे से कॉल आ गया कि बच्चन साहब आ गए। वाह, ये पंक्चुअलिटी। सीखने की बात है। इतना व्यस्त आदमी इस एज में, इतनी कई तरीके की बीमारियों के साथ, बिल्कुल हाँ। ये इतना पंक्चुअलिटी है, इतनी समझ है, भाषा का इतना ज़बरदस्त ज्ञान है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ अभिनेता को भाषा का ज्ञान होना ही होना चाहिए। अमित और जी को इसलिए जैसे आप करते हैं, कविता अभिनेता के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल वाह, क्योंकि पोएट्री एक ऐसी विधा है जो कम शब्दों में बड़ी बात कहती है, गागर में सटीक। सागर। गागर में सागर। और प्रिसिशन एक्टर को आना चाहिए वाह। कि कितने प्रिसिशन में वो बात करे। और दूसरा, आपको शब्दों की का चयन आना चाहिए, शब्दों का प्रयोग और उपयोग आना चाहिए। और ये सब कुछ साहित्य और कविता देती है। और इसलिए एक एक्टर को अपनी भाषा पर बहुत ज़्यादा काम करना चाहिए। और ये बच्चन साहब से भी सीखा जा सकता है। जी, पंक्चुअलिटी की बात आई है सर, समय पाबंदी की बात आई है, समय मैनेजमेंट की बात आई है, तो हमारे नरेंद्र जी भी कम नहीं है। इनको अगर ये समय दिया जाए तो ये मान के चलिए अजहर कि आपको वहां 5 मिनट पहले होना है, क्योंकि ये 8:15 है, तो आज 8:15 पे वहां होंगे ही, मौजूद होंगे। ये मौजूद होंगे। पर्सनली मुझे काफी सीखना है। जी। ये तो ऐसा होता था, मैं रिहर्सल में भी आता था तो शाम को 6 बजे की डायरेक्टर की रिहर्सल होती थी, मैं पहुंच जाता था तो लोग घड़ी नहीं देखते थे, समझ जाते थे 6 बजे। जी वाह। और जयपुर में एक बार एक ऐसा हादसा हुआ था कि एक डायरेक्टर थे, अब नाम तो क्यों ले, उन्होंने मुझे कास्ट किया एक प्ले के लिए, और उन्होंने कहा कि शाम को 5 बजे अपन जी मिलेंगे रविंद्र मंच पे। मैं 5 बजे आ गया, वो 5:30 बजे आए। चलो ठीक है, रिहर्सल कर ली। दूसरे दिन फिर कल का टाइम 5 बजे, ठीक है, मैं 5 बजे आ गया। वो 5:20-25 पे आए। चलो ठीक है, रिहर्सल कर ली। कल का टाइम 5 बजे का रिहर्सल का, मैं कहा 5 ना, हाँ 5, ओके। मैं 5 बजे आ गया, 5:15 बज गए। मैंने जेब में से कागज़ निकाला, उसमें लिखा, ये कोई बहुत मतलब वैसी बात नहीं है, लेकिन इतना डिसिप्लिन होना चाहिए। उसमें मैंने लिखा, माय डियर सो एंड सो, मुझे कास्ट करने से पहले खुद को टाइम पे आना सिखाओ। क्या बात है। थैंक यू बहुत वेरी बढ़िया। मच। ये उसको वहाँ पर जो पियोन होता है ना, उसको बोला कि वो आएंगे, उन्हें दे देना। और मैं चला गया, वहाँ पर गोरू की थड़ी होती थी चाय की, जी 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 रामनिवास बाग में, वहाँ अपने चाय पे, मुझे मालूम था अभी आएगा वो। सर फिलहाल घड़ियाल बाबू, मैं माफी चाहूंगा, हमें भी इशारा दे रहे हैं। जैसे आपने इशारे दिए, तो सर हमारा एक खास सेगमेंट होता है अलबेलो अंदाज, अच्छा, अलबेलो राजस्थान का, जहाँ कुछ रैपिड फायर सवाल होते हैं। हम बैक टू बैक आपसे सवाल पूछने वाले हैं, आपको एक शब्द में उसका जवाब देना है। तो आइए जी करें शुरू शुरू। करते हैं हम। इजाजत सर आपकी। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल, आइए। रंगमंच सिनेमा, रंगमंच। दाल बाटी चूरमा या वड़ा पाव? दाल बाटी चूरमा। आय हाय। जयपुर या मुंबई? दोनों। हाँ, एक ने मुझे जन्म दिया, एक ने मुझे पाला, किसे अपनी मैया कहूँ, ये कहे नंद लाला, है ना? एक्टिंग, डायरेक्शन? एक्टिंग। बहुत खूब। अगर आपका जीवन एक प्ले होता, एक नाटक होता, तो उसका क्या? नाम क्या होता? पता नहीं क्यों। पता नहीं क्यों। तो बहरहाल सर, ये खास मुलाकात रही आपसे, बड़ी ही खास, और बहुत सारी ऐसी यादें, वो यादों के पिटारों से हमने छेड़ने का प्रयास किया और बहुत कुछ सीखने का प्रयास किया। अगर आप लोगों की इजाज़त हो तो एक बात मैं बताना चाहता हूँ, सर, बहुत बिल्कुल गर्व सर। के साथ, जी जी सर। बिल्कुल। जिसमें अपने आप लोगों को भी गर्व होगा, मुझे भी गर्व है, अपने राजस्थान वासियों को भी गर्व होगा। डॉक्टर सालुके का जो कैरेक्टर है फॉरेंसिक एक्सपर्ट का, उसे इतनी मान्यता मिल चुकी है कि दिल्ली में इंटरनेशनल फॉरेंसिक साइंस कॉन्फ्रेंस में जी मुझे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया, वाह। इसलिए कि मैंने देश में, मेरी वजह से देश में फॉरेंसिक साइंस के बारे में अवेयरनेस आई है। वाह वाह बहुत वाह खूब, वाह। बहुत और काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ में आज की तारीख में फॉरेंसिक डिपार्टमेंट
ओपन होना शुरू हो गए। क्या ये बात अपने आप है। में सर बड़े गर्व की अनुभूति और गर्व की गौरवान्वित होने वाले क्षण होते हैं। और सर हम चाहेंगे इस तरह के क्षण आप लगातार जीते रहें। लेकिन फिलहाल जिस राजस्थान की बात आप कर रहे हैं, राजाओं के स्थान की बात कर रहे हैं, राजस्थानी एक गीत है सर जिसको सुनते सुनते फिर हम इस मुलाकात पे फिलहाल एक और अल्पविराम लगाएंगे और फिर आपसे अगली मुलाकात का वादा लेंगे। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप आज इस मंच पे आए और हमारे साथ इतना सब कुछ आपने साझा किया। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। थैंक यू वेरी मच। आभार। और दर्शकों से लेते हैं विदा। धन्यवाद। साजन गया परदेश में, आना भया पहाड़, नवकोटी लगरी बसोरे, पण भारे गाँव जाड़, मारा साजनिया रे मारा लश्करिया रे मारा साजनिया मारी ओड़ू करिया वे थारी याद सतावे घरी आज हमारा साजनिया रे मारा साजनिया रे मारा लश्करिया मारी ओड़ू करिया वे थारी याद सतावे घरी आज नेड़ी नेड़ी कर जो थोड़ा नौकरी रे, नेड़ी नेड़ी कर जो